गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वर्कशीट नंबर 21 करेंगे। इन द क्लास वर्कशीट यू रीड द पोएम डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आपने अभी तक डस्ट ऑफ स्नो पढ़ी है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम। इट टेल्स अस दैट समटाइम्स इवन अ स्मॉल इंसिडेंट में प्रूव टू बी अ लार्जर सिग्निफिकेंस। इस पोएम ने हमें बताया है कि कभी कभी छोटे छोटे जो घटनाएं होती हैं वो हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा महत्व रखती हैं। विद द हेल्प ऑफ पोएटिक डिवाइसेस द पोएट कन्वेज अ प्रोफाउंड मीनिंग इन अ फ्यू लाइन्स। तो यहाँ पर देखो पोएटिक डिवाइस क्या होते हैं कि जैसे हिंदी में अलंकार होते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही इंग्लिश में पोएटिक डिवाइसेस होते हैं, यानी कि ये इंग्लिश के अलंकार होते हैं। ठीक है, तो ये लाइंस के अंदर कुछ चीज़ें ढूंढकर फिर उसमें अलंकार बताना होता है, तो ये उससे रिलेटेड है। तो ये जो डिवाइसेस होते हैं यानी कि ये जो अलंकार होते हैं इंग्लिश के, तो इनका बहुत बड़ा मीनिंग होता है लाइंस के अंदर। तो अब देखते हैं, लेट्स रीड अबाउट पोएटिक डिवाइसेस। अब हम पोएटिक डिवाइसेस के बारे में जानेंगे। एलिट्रेशन इज द रिपीटिशन of consonant sound at the beginning of words in a line of poetry। तो alliteration का मतलब होता है कि कोई कॉन्सोनेंट, देखो इंग्लिश के अंदर टोटल 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जिसमें से ए, ई, आई, ओ, यू ये सारे वोवल्स होते हैं, यानी कि इंग्लिश की मात्राएं होती हैं। और इनके अलावा जो बाकी अल्फ़ाबेट्स बच जाते हैं उनको बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स, यानी कि व्यंजन। ठीक है, तो वो होते हैं टोटल 21, बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, ये सारे। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, किसी लाइन में अगर बार बार एक ही कॉन्सोनेंट यानी कि एक ही व्यंजन बार बार आए तो, और उसकी बार बार रिपीटेशन हो वर्ड की बिगनिंग में, तो वो एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस कहलाता है, यानी कि अनुप्रास अलंकार कहलाता है। अनुप्रास अलंकार पता है ना, जैसे बार बार क से रिलेटेड जो है कनक कनक के ऐसे करके, या फिर मतलब एक लाइन के अंदर एक ही व्यंजन से बार बार वर्ड्स स्टार्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखो, जैसे कि डब्ल्यू डब्ल्यू 2 बार आ गया ना इस लाइन में, तो बार बार रिपीटिशन हो रही है सेम कॉन्सोनेंट की। ऐसे ही द ट्रीज एस स्वेड समर सीजन, सेम एस की बार बार रिपीटिशन हो रही है लाइन के अंदर, जो कि सबसे पहले लगा हुआ है वर्ड के। ठीक है ना, वर्ड में सबसे पहले एस लगा हुआ है ना, हर वर्ड में, इन तीनों वर्ड्स में एस सबसे पहले लगा हुआ है। दूसरी बात यह है कि ये बार बार रिपीट हो रहा है पूरी लाइन में, और कोई वर्ड तो इस लाइन में रिपीट हुआ नहीं ना। टी हुआ, देखो टी यहाँ पे 2 बारी रिपीट हो चुका है, 3 बारी, तो यहाँ पर ये भी जो है एलिट्रेशन में यूज़ हो जाएगा। ऐसे ही एस जो है ये भी एलिट्रेशन में यूज़ हो रहा है यहाँ पे। ऐसे ही डब्ल्यू डब्ल्यू विंडो और विसल, सॉरी विंड एंड विसल्स, तो ये भी बार बार यूज़ हो रहा है। विंड का मतलब होता है तेज़ हवाएं और मतलब आंधी, और विसल का मतलब होता है सीटी बजाना, थ्रू द एयर। अब सिंबल का देखते हैं मतलब, तो हिंदी में इस एलिट्रेशन को अनुप्रास अलंकार बोलते हैं। सिंबल इज एन ऑब्जेक्ट और एक्शन दैट मीन्स समथिंग मोर देन इट्स लिटरल मीनिंग। सिंबल का मतलब होता है कि एक ऐसा एक्शन या एक ऐसा मीनिंग जो लाइनों में लिखा है उससे कहीं ज़्यादा उसका मतलब है। ठीक है, सिंबोलिज्म इज द use of an object or reference to represent an idea। तो ये जो सिंबोलिज्म जो है अलंकार, इसका जो उपयोग होता है ये किसी भी विचार को बताने के लिए उपयोग होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, वाटर कैन रिप्रेजेंट एज लाइफ, बहता हुआ पानी एक चलती हुई लाइफ को दर्शाता है। ठीक है, तो ऐसे ही जो वाटर है हमारा सिंबल हो गया लाइफ का। तो एक जो पोइट यानी कि एक कविता जो होती है ना, अगर आपने उसको सीधा सीधा पढ़ लिया ठीक है, अच्छी बात है, उसका मीनिंग भी निकाल लिया वो भी अच्छी बात है,
लेकिन एक कवि की विचारधारा उससे कहीं ज़्यादा ऊपर होती है कि वो कितनी गहराई तक जा सकता है। अब यहाँ पे हैमलॉक और डस्ट ऑफ स्नो की बात ले लीजिए। हैमलॉक जो है ट्री, और क्रो, और ऊपर से उसके ऊपर बर्फ़ गिरा दी। देखो, हमें अगर कविता को पढ़ो तो कुछ खास नहीं है उसके अंदर कि एक कौवे ने जो है वो बर्फ़ गिरा दी इंसान के ऊपर और उसके बाद वो खुश हो गया और चला गया। कुछ है कविता में? नहीं है ना। लेकिन यहाँ पे पोइट की सोच और उसकी जो गहराई है सोच की, उसको हमें मापना है। तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि जो हैमलॉक ट्री है और जो क्रो है, ये उस मतलब उसकी परिस्थितियों को दर्शा रहे हैं कि लोग किस तरीके से उसके काम में टांग अड़ा रहे हैं। और अचानक से उसके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिर जाती है तो उसका मूड चेंज हो जाता है। तो ये जो डस्ट ऑफ स्नो है ना, एक तरीके से हीलिंग पावर देता है उसको। तो उसका फिर मूड चेंज होता है, चलो छोड़ो ना यार, क्या कोई बात नहीं, देख लूँगा, जो भी है हो जाएगा। तो उस डस्ट ऑफ स्नो ने उसका मूड अच्छा कर दिया और उसके बाकी दिन को जो विषादपूर्वक बिताना चाहता था उसको ठीक कर दिया। और अब वो खुशी खुशी घर चला गया, एक होप लेकर कि चलो अच्छा हो जाएगा, जो भी होगा ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो सिंबोलिज्म का मतलब यही होता है, सिंबोलिज्म का, सिंबोलाइज। चलो अब क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। नाउ रीड द पोएम अगेन एंड आंसर द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, द पोएट यूजेस द हैमलॉक ट्री टू सिंबोलाइज। अब देखो हैमलॉक ट्री को कैसे सिंबोलाइज किया गया है इसके अंदर। तो हैमलॉक ट्री को कैसे सिंबोलाइज किया गया है? लॉन्जिविटी यानी कि लंबी आयु के लिए, या टुगेदरनेस के लिए, मतलब साथ साथ रहने के लिए, हीलिंग यानी कि उपचार के लिए, और प्रोटेक्शन किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे जो हैमलॉक ट्री है उसको सिंबोलाइज किया गया है हीलिंग के लिए, ठीक है। द लाइन हैज़ गिवन माई हार्ट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। देखो यहाँ पर हमें दो अलंकार आज पढ़ाए गए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है सिमाइल के बारे में तो पूछेगा नहीं, क्योंकि आप जानते भी नहीं हो इसके बारे में, ना मेटाफोर के बारे में पूछेगा। तो अब बचे ये दोनों, तो आंसर इन्हीं दोनों में से कोई एक है। तो आंसर इसका है एलिट्रेशन, ठीक है। एलिट्रेशन कैसे? क्योंकि यहाँ पर देखो हैज़ वर्ड के सबसे पहले में रिपीट हो रहा है एच, और यहाँ पे भी वर्ड में सबसे पहले रिपीट हो रहा है एच। तो एच एच सेम हो रहा है। और हमें ऊपर रूल भी यही पढ़ाया गया था कि वर्ड में सबसे पहला लेटर जो है वो बार बार रिपीट होगा, अल्फ़ाबेट। ये देखो लाइन के अंदर तो सेम वही रिपीट हो रहा है, इसलिए हमारा आंसर जो हो जाएगा वो एलिट्रेशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इन द पोएम द क्रो डज नॉट सिंबलाइज। तो क्रो किस चीज़ को सिंबलाइज नहीं कर रहा है? देखो किसी भी पोएम में कहीं भी जो क्रो होता है ना, वो नेगेटिविटी को दर्शाता है, ठीक है। ऐसे लोग जो टांग अड़ाते हैं दूसरों के उसमें काम में, और जो अच्छे लोग नहीं होते, तो ऐसी चीज़ों को दर्शाने के लिए इसमें क्रो का यूज़ किया गया है, काले कौवे का। तो यहाँ पर देखो 3 चीज़ें जो हैं वो उसको सिंबलाइज कर रही हैं। कोई एक ऐसा वर्ड है जो इन चारों में से जो इसको सिंबलाइज नहीं कर रहा है, यानी कि उसको समरूप नहीं बैठ रहा है। तो यहाँ पर देखो डेथ, ये भी क्रो को सिंबलाइज कर रहा है। ईविल मतलब बुरी चीज़ होती है ईविल, ठीक है। तो ये भी सिंबलाइज कर रहा है। और बैड लक ये भी सिंबलाइज कर रहा है क्रो को। लेकिन जॉय, खुशी, क्या ये सिंबलाइज कर रहा है क्रो को? नहीं। तो हमें यही वर्ड हमारा आंसर है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इन एन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन। अब इन चारों में से हमें एलिट्रेशन वाला जो अलंकार है वो ढूंढना है, यानी कि वो लाइन ढूंढनी है जिसमें ये बार बार रिपीट हो रहे हैं वर्ड्स। तो देखो इसमें एस डी बार बार रिपीट हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, तो ये वाली लाइन नहीं होगी। इसमें कोई वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा, तो ये भी नहीं होगा। तीसरी लाइन देखते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर लो। तीसरी लाइन देखते हैं, इसमें कुछ बार बार रिपीट हो रहा है, ए भी नहीं रिपीट हो रहा, सी भी नहीं रिपीट हो रहा, ओ भी नहीं रिपीट हो रहा, एम भी, चारों अल्फ़ाबेट अलग अलग हैं, तो ये भी बेकार है।
ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, इसके अंदर 2 शब्दों में एस एस रिपीट हो रहा है, तो हमारा आंसर यही वाला डी हो जाएगा। ठीक है, तो 4th का डी हमारा आंसर है। मैं छोटा कर रही हूँ थोड़ा सा। तो इसमें था हमारा आंसर जॉय, इसमें हो गया डी, ये देखो। ठीक है, और 5th देखते हैं, हाउ वुड यू डिस्क्राइब द टोन ऑफ द पोएम इन द सेकेंड स्टैंजा। सेकेंड स्टैंजा में क्या हुआ था कि जो पोइट था, अचानक से उसके ऊपर बर्फ गिरी, तो उसका जो मूड था वो अच्छा हो गया था, और वो उसके बाकी दिन जो दुख में बीतना था वो बच गया था, तो वो होपफुल हो गया था, एक तरीके से आशावादी हो गया था। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा होपफुल। देखो, सैड, ग्लूमी और डिप्रेस्ड, तीनों का मतलब नेगेटिव होता है, यानी कि सैड मतलब उदास, ग्लूमी का मतलब भी उदास, और डिप्रेस का मतलब भी ऐसा कि मतलब खींचा हुआ और उदास टाइप का, इस तरीके से। ठीक है, तो ये तीनों का मतलब एक है, लेकिन होपफुल का मतलब है आशावादी, और दूसरे स्टैंजा में वो आशावादी हो गया था बर्फ़ गिरने के बाद, तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा सी, होपफुल। इसमें हो गया ये वाला, और इसमें हो गया सी वाला। तो ये भाई इस तरीके से आज की वर्कशीट में बस इतना ही था। थैंक यू।